हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। और नया दिन नया व्लॉग। और जनाब अभी हम रेडी शेडी हुए हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं। आज है 29 ऑफ जून और ये आज ही व्लॉग बनाऊंगी, आज ही लगा दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ बाहर। और आज भाई कल जो है मेरी बेटी का बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन अभी थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि स्टिल मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन के वीज़े का। और मेरी बहन का वीज़ा अभी तक नहीं आया है क्योंकि उसका विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, तो उसने बच्चों के साथ यहाँ पर आना है। तो मैं चाहती थी कि वो एक महीना यहाँ पे वेकेशन गुजार ले। पाकिस्तान जाके क्या करेगी, तो मेरे पास ही आ जाए, तो इसीलिए वीज़े वगैरह मैंने अप्लाई किए हुए थे। लेकिन वीज़े जो हैं वो अभी तक नहीं आए हैं और स्टिल फिंगर क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इतना इजी नहीं है अभी। काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेलिंग के बाद भी जो है, यानी कि मेरा घर का एग्रीमेंट, मेरा बैंक स्टेटमेंट, मेरा वीज़ा, मेरा आईडी, मेरा लाइसेंस, एवरीथिंग, जो मतलब जो मेरा कंपनी लाइसेंस है वो सब कुछ मैंने सबमिट करवाया। उसके बाद भी फैमिली रजिस्ट्रेशन यानी कि ब्लड रिलेशन, एवरीथिंग मैंने शो किया है और आमिर में जाके अप्लाई किया। लेकिन स्टिल अभी तक जो है वो कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। तो अब वो रिस्पांस आएगा तो पता चलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ही हम लोगों ने आप हम वहाँ पे आना है और हम ये हो जाएंगे, हम विजिट वीज़े पे आ जाएंगे। मैं कुछ भी नहीं बाबा, विजिट वीज़ा वगैरह सब बंद है अभी। लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम था बट इतना नहीं था। मैंने अरीशा का अप्लाई किया था तो सेम आमिर में ही जाके अप्लाई किया था तो वो हो गया था। लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, तो विजिट वीज़ा बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। बाबा ये दुबई आजकल इतना इजी नहीं है। पहले ऐसा होता था, वीज़ा अप्लाई किया, ट्रैवल एजेंट से वीज़ा लिया, टिकट लिया और हमने ट्रैवल कर लिया। सबसे ज़्यादा इजी एक्सेस जो थी वो दुबई में ही थी। अभी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं इस वजह से। मेरे हेयर थोड़े से अजीब से लग रहे थे, मैंने हेयर थोड़े से टाइट करे पीछे, तो ये मसला हुआ हुआ है। बाकी जो है दूसरे बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक मैंने ब्लॉग बनाया था कि यूएई छोड़ के ज़ीनत आप लोग चली गई हैं, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यूएई क्यों छोड़ के चली गई हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि ये मतलब इनका रीज़न क्या हुआ है, जॉब का मसला हुआ है या जो यहाँ के हालात थे वो है, या यूएई गवर्नमेंट ने निकाल दिया। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उसके लिए आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक ही दफ़ा सामने बैठ के बताऊँ, क्योंकि मैं कमेंट पे करती हूँ तो लोग कोई दूसरा सवाल पूछ लेते, फिर मैं कमेंट में रिप्लाई करती हूँ तो फिर दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। समटाइम बंदा रिप्लाई कर सकता है, समटाइम नहीं कर सकता है। काफ़ी दो दो दिन तक तो मैं देखती नहीं क्योंकि मेरे ब्लॉग्स इतने देर से लग रहे हैं। तो जनाब यूएई जो वो छोड़ के गए हैं, तो जाहिर सी बात एक टाइम हो गया था भाई को, यहाँ पे 30 साल हो गए थे। तो अगर हम यूरोप में, अगर हम अमेरिका में, कनाडा में 30 साल अगर कहीं गुजार लेते हैं तो वो हमें अपना लेते हैं और हमें वहाँ का पासपोर्ट और सिटीज़नशिप वगैरह इजी होती है, जो मिल जाती है। लेकिन गल्फ़ कंट्री के अंदर आपको पता है कि सिटीज़नशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे अगर आपने परमानेंट रहना है, यानी कि अगर एक उम्र और रिटायरमेंट की एक उम्र होती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आप 60 साल की उम्र तक रह सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे रहना होता है तो आपका ओन कंपनी वीज़ा हो, यानी कि इन्वेस्टर वीज़ा हो, या आपकी कोई कंपनी बनी हुई हो, या आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई हो, आपके इस प्रॉपर्टी के बेस पे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे 60 साल के बाद नहीं कर सकते। पहले ये रूल था कि 60 साल के बाद जो है आपका एक एक साल जो है वो 65 की एज तक जो है वो रिन्यू हो सकता था वीज़ा। अगर एम्प्लॉय चाहता है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, अगर वो चाहते तो आपको एक साल आपके लिए 65 तक आप वर्क कर सकते थे। लेकिन अभी जो 1 जून से जो इनकी न्यू अपडेट आई थी, उसके बाद ये हो गया कि आप 60 के बाद एक दिन भी आप एक्सटेंडेबल नहीं है आपका वीज़ा, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। तो भाई जो है यहाँ पे आपको पता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से थे। ये पहले दूसरी कंपनी में काम करते थे, 17-18 साल उस कंपनी में काम किया। बहुत बड़ी कंपनी थी, वहाँ से उनकी जॉब ख़त्म हुई है लास्ट ईयर। तो फिर इन्होंने कोई नई कंपनी ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे जो था, जाहिर सी बात है कि हर कंपनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके सैलरी के भी मसले मसाइल ज़्यादा रह रहे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं बन रही थी। यहाँ पे जो रहना है, सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना वो है यहाँ पे मेडिकल को अफोर्ड करना। मेरी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं थी। मैं कैंसर से जब मेरा हुआ था, मेरा कोई हाई लेवल का कैंसर नहीं था, ना मुझे कीमो हुई थी, ना मुझे रेडिएशन लगी थी, और ना ही मेरा मैंने कैंसर की मेडिसिन खाई थी। ठीक है, मेरा 1 सर्जरी था और उसके बाद में ठीक हो गई थी। लेकिन उसके बाद मेरी 2 सर्जरी जो हुई थी वो आपको पता है कि स्किन टिश्यू की वजह से हुई थी। तो उसके बाद भी मेरा कोई वो हाई लेवल का ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, तो भी मेरा तकरीबन 1,70,000 1,80,000 दरहम मेरा 2 साल के अंदर, या 1.5 ईयर के अंदर, अब 1.5 साल के अंदर, 18 महीने के अंदर जो है वो मेरा 2.25 लाख दरहम का जो है वो खर्चा हुआ था मेरी ये इस बीमारी के पीछे।
तो यहाँ पे मेडिकल इतना महंगा, और अगर मैं मेडिकल कवर होती तो मेरा कोई भी खर्चा नहीं होता, मैं ज़ीरो पे होती और सारा कुछ फ्री होता। लेकिन जब मेरी एक हिस्ट्री आ गई थी तो उसके बाद फिर मैं कोई मेडिकल लेती तो वो मुझे कवर नहीं करता। इस तरह इकबाल भाई वगैरह का भी ना उनका बैकबोन की सर्जरी वगैरह हुई थी, तो जो बहुत ही सेंसिटिव और बड़ी सर्जरी थी, तकरीबन 1 लाख दिरहम के बराबर थी, वो सब कुछ उनका मेडिकल पे कवर हुआ था। जीनत आप ही जो है नॉर्मली आपको पता है कि उनका कुछ सब मेडिकल इशू, उनको थायराइड है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको रेगुलर मेडिसिन पे रहना पड़ता है। तो इस साल जो है जब उनका लास्ट ईयर से जो जॉब ख़त्म हुआ वो वाला मेडिकल ख़त्म हुआ, तो अभी न्यू मेडिकल उनका नहीं बन रहा था। पहले जॉब दूसरी जगह हुई, फिर वीज़ा चेंज हुआ, फिर जब कंपनी चेंज होती है, चीज़ें चेंज होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ प्रॉब्लम होती हैं। क्योंकि जो पहले कंपनी थी वहाँ 300-400 लोग जॉब करते थे, तो वहाँ से जो मेडिकल इनका बनता था वो इजीली बनता था, कोई इशू नहीं होता था, क्योंकि 400-500 लोगों में एक कोई हैवी मेडिकल इंश्योरेंस भी क्लेम करे तो इतना इशू नहीं होता। कंपनी बेस पे बहुत अच्छे रेट के ऊपर उनका मेडिकल बना था। इसके बाद जब उन्होंने काफ़ी कोशिश की तो 15,000, 20,000, 25,000 से नीचे मेडिकल नहीं बन रहा था इनका साल कर, इतना अफोर्डेबल नहीं था। तो ये था, अब जाहिर बात है नई जगह थी, नई जॉब थी, ऊपर से ना सैलरी भी बहुत आगे पीछे हो रही थी। उसके बाद फिर ये कि मेडिकल्स का बहुत इशू हो रहा था, कैश पे इनको हर महीने 2-2,500, 3,000 की मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, तो ये बहुत टू मच था। तो जाहिर सी बात है अफोर्डेबल नहीं। तो भाई वैसे ही ऑलरेडी 59 के हो चुके थे, नेक्स्ट ईयर जून में वो 60 के हो जाते, अभी उनका 1 साल बाकी था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो 1 साल पहले ही यहाँ से परमानेंट चले जाते हैं, जो इतने मसले मसाइल है, तो बस अपना देश अपना है, वहाँ जाके अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं उनके साथ, यहाँ से गए तो इंशाल्लाह वहाँ बहुत अच्छे से काम हम सेट हो जाएगा, उनकी चीज़ें सेट हो जाएंगी और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज़ें, बाकी ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कुछ भी किसी भी तरह का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा हो या किसी का, कुछ भी नहीं हुआ है। पूरी दुनिया में ही वर्ल्ड वाइड आपको पता है कि जब वॉर के लिए जो है पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है, वहाँ पे कोई एक कंट्री नहीं है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्री हो, कुछ भी हो। जितने लोग यहाँ पे यूरोपियन अमेरिकन बैठे हुए काम करते, जब प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले वो दुम दबा के अपने घरों में भागते, तो चले गए हैं। रियल इस्टेट वगैरह जो है, मरीना है, जुमेरा है, और इस तरह की जो दूसरी जगह काफ़ी वहाँ पे ना फ्लैट्स खाली हो गए थे, क्योंकि लोग चले गए थे। लेकिन अब वापस लोगों ने आना शुरू कर दिया, अपनी जॉबें ज्वाइन करनी शुरू कर दिया, अभी सारा कुछ नॉर्मलाइज है। वीज़ा जो है अभी बंद नहीं हुआ, दुबई का वीज़ा पिछले 2 साल से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बंद है। जो पाकिस्तान से नए एम्प्लॉयज़ नहीं आ पा रहे हैं, जो थोड़े बहुत आ रहे हैं वो विजिट वीज़े पे यहाँ पर आके वो एक्सचेंज करवा लेते थे, अभी वो भी बंद हो गए हैं। अभी पार्टनर वीज़े भी इतनी आसानी से नहीं लग रहे हैं। हाँ, यहाँ के जो इंटरनल एक्सचेंज हो जाते हैं वीज़े, वो चेंज भी हो रहे हैं, वीज़े रेन्यू भी हो रहे हैं, बाकी सब कुछ नॉर्मलाइज है। और नए वीज़े भी उस सूरत में हो रहे हैं कि अगर विजिट वीज़े पे कोई आया हुआ, उनका वीज़ा इनसाइड कंट्री है तो चेंज हो रहे हैं। तो आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, जो आपकी हर जगह से अटेस्टेड होना चाहिए, मोफा से, फॉरेन अफेयर एम्बेसी से, हर जगह से जो है, यानी यूएई एम्बेसी से, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी एजुकेशन डिपार्ट से, हर जगह से आपके डॉक्यूमेंट्स फुली अटेस्टेड होने चाहिए। तो उस बेस पे फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, जब यहाँ पर इंटरनली मौजूद हों। और बाकी जो है सिर्फ जो डॉक्टर्स या जो हाई लेवल इंजीनियर है उनको अभी भी वीज़े मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली क्या होता था कि पाकिस्तान से हर कोई बंदा यहाँ पे आता था, फ्रीलांसर वीज़ा लेता था, 10,000, 15,000 का, 12,000 दिरहम का वीज़ा ले लिया। अब वो यहाँ का रेजिडेंस लिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे अकाउंट्स खोल रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं, यहाँ पे ई क्राइम्स कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरी बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इवन के यहाँ पे भीख भी मांगते थे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे, तो जिनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई प्रॉब्लम अलग से आया हो, मोस्टली जो प्रॉब्लम आया है वो इसी वजह से आया है कि जो फ्रीलांस वीज़ा लेके यहाँ पर आ जाते थे और उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती थी, जो बहुत ज़्यादा सामने आई थी, और सबसे ज़्यादा जो थे यहाँ पे फ़कीर थे, बिगड़, और उसके अलावा जो थे ई क्राइम जो कर रहे थे, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड से पैसे इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे, जो आगे पीछे मतलब जो मुख्तलिफ़ किस्म के ई क्राइम्स होते हैं ना, आपको पता है कि वो सारा कुछ कर रहे थे। तो उसमें मोस्टली जो है वो पाकिस्तानियों का नाम था, जो मोस्टली यहाँ पे अरेस्टेड हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो इस वजह से जो लो कैटेगरी के, लो प्रोफाइल के लोग हैं, तो उनके वीज़े बंद कर दिए थे। और अभी विजिट वीज़े पे भी लोग आ जाते हैं, तो यहाँ से फिर वो निकलने का नाम नहीं लेते। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से ना ये सारे प्रॉब्लम बने। तो जाहिर सी बात है वो स्पेसिफिक कोई एक बंदे का वीज़ा नहीं बंद कर सकते हैं। अगर विजिट वीज़ा बंद किया तो सभी के बंद करेंगे, क्योंकि उनको तो नहीं पता ना बंदा कौन है, क्या है, कोई फैमिली के साथ आ रहा है, कोई किसी के साथ भी आ रहा है, लेकिन विजिट वीज़ा उन्होंने सबके बंद कर दिए। तो निकल रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। कुछ वीज़े ऐसे निकल रहे हैं जो हाफ यहाँ से रेडी हो जाते हैं, हाफ जो है वहाँ पाकिस्तान में आपने यूएई एम्बेसी में जाके आपने वीज़े लेने होते हैं।
वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट और आपका आना जाना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं वहाँ से। और फिर आपको बुकिंग, ट्रैवल बुकिंग और ये वो, और आपके पास इतना पैसा है कि आप वहाँ क्यों ट्रैवल करने जाएँ, तो वो सब कुछ आपको देना पड़ता है। उसके बाद वो आपका कंप्लीट वीज़ा होता है। और या तो या फैमिली ब्लड रिलेशन, ओनली ब्लड रिलेशन, यानी कि सगा भतीजा, भांजा, भाई बहन जो है, या हस्बैंड, या बस यही लोग जो हैं आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो है 80% रिजेक्शन हो रहा है। तो इसलिए कह रही हूँ कि मैं अभी भी बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बहन का वीज़ा हो जाए। बच्चे इतने एक्साइटेड है, इतने एक्साइटेड है बच्चे आने के लिए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ओवरऑल ये है कि जीनत आप लोग जो गई हैं, एक दिन उनको जाना था, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर उनको जाना था, इसलिए वो चले गई हैं अपने घर में। और अभी जो है बस थोड़ा दिल दुखता है, ज़ाहिर बात है, एक आशियाना बना हुआ होता है। यानी कि जीनत आप शादी के 6 महीने बाद यहाँ आ गई थी और 14 साल से यहाँ पे थी, तो इस वजह से एक लॉन्ग टाइम उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। भाई 29 ईयर से यहाँ पे थे, तो एक लॉन्ग टाइम गुजारा है। तो एक वो टाइम ड्यूरेशन होता है, आपको पता है कि जहाँ पे हम 1 साल भी 2 साल भी रहे तो कितनी मोहब्बत हो जाती है। मैं तो इस घर में 4-5 साल से हूँ, तो मुझे इससे इतनी मोहब्बत है, मुझे कहीं मूव करने का दिल नहीं करता है। तो हो जाता है, बहुत दिल दुखता है जब हम अपना बसी बसाई हर चीज़ को ऐसी छोड़ छाड़ के और निकलते हैं। तो इसलिए कहते हैं परदेश परदेसी होता है। तो मेरा भी अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पे हमारा काम अलग, यहाँ का देखिए हमें स्टेटस तो अपना मैंने ख़त्म करना ही नहीं है कभी भी, इंशाल्लाह यहाँ का स्टेटस जो है वैलिड रखना है। लेकिन यहाँ पे देखें अभी लाइफ जो है ना, इसको मेंटेन करना बहुत कॉस्टली हो गया, मोर देन यूरोप से ज़्यादा कॉस्टली हो गया यहाँ पर। यानी कि अगर आप यूरोप के अंदर जो रहते हैं उनको पता होगा कि 1000 यूरो के अंदर या 1000 पाउंड के अंदर या $1000 के अंदर एक बहुत ही अच्छा घर रेंट पे मिल जाता है। नॉर्मली मेरे बहुत सारे जानने वाले, किसी का 600 का है, किसी को 700 का, इतना है। और आप बिलीव करें कि मेरा जो अपना घर है, ये वाला घर जो, वो 4000 मंथली मेरा रेंट के ऊपर है। दरहम तो मीन्स के मोर देन 1000, यानी कि 1000 पाउंड जो है मैं सिर्फ यहाँ का घर का जो है वो रेंट पे कर रही हूँ। तो बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर वहाँ पे वो आपसे टैक्स ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, आपको मेडिकल फ्री दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एजुकेशन फ्री है ना मेडिकल फ्री है। यहाँ पे रिताज की जो साल की जो फ़ीस थी, 1 ईयर की फ़ीस थी प्रोविडेंस स्कूल के अंदर, वो थी 18,000 दरहम 10 महीने की, यानी कि 1800 दरहम पर मंथ थी, क्योंकि जुलाई अगस्त की नहीं लेते छुट्टियों की। उसके अलावा जब अभी इसकी क्लास अप हुई है, अब रिताज जो एयर 3 से एयर 4 में चली गई है, तो इसकी जो फ़ीस हो गई है वो 19,800 दरहम हो गई है साल की। उसके अलावा इसका पिक एंड ड्रॉप होता है 400 दरहम का, जो अब मैंने खुद ही करना है, बाद में अब मैंने गाड़ी नहीं लगवानी है। उसके अलावा जो होता है, आपको पता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ लगी हुई होती हैं बच्चों की, कुछ क्राफ्ट बनते हैं, कुछ स्टेशनरीज बनती है, वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। अब जो इनका अरबी का लेवल आ गया, उसमें अरबी के लिए उसको मुझे अलग से टीचर रखनी पड़ेगी, इंग्लिश के लिए ज़रूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, बस अरबी के लिए रखना पड़ेगा। तो वो 400, 500, 600 दरहम जो मंथ का होता है वो मुझे पे करना है। कारी हैं वो पे करने होते हैं। तो ओवरऑल जो है यहाँ का एक लाइव मतलब मेंटेन करने के लिए ना, हमें कम से कम भी जो है $3000 मुझे चाहिए होते हैं। जो बाहर रहते हैं उनको पता है कि $3000 एक बिग अमाउंट है। पूरी फैमिली वो उसके अंदर मतलब महीने की सैलरी होती है, उसमें टैक्स देने के बाद भी वो लोग अच्छे से रह रहे होते हैं। तो यहाँ पे $3000 जो है मुझे लाइफ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मैं कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मैं कमाती भी हूँ जितना मैं स्पेंड करूँ, ज़्यादा विदाउट इनकम के तो मैं स्पेंड नहीं कर सकती हूँ ना। लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉस्टली हो गई हैं चीज़ें, यहाँ पे ग्रॉसरी महंगी हो गई है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ही हुआ है। तो शायद हो सकता है कि अभी ऑयल प्राइस नीचे आए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही, तो शायद वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। पहले हम बीफ लेते थे 35 यानी कि 27-28 का केजी आता था, अभी बीफ आ रहा है 40 दरहम का केजी जो फ्रेश मंगवाती हूँ। मटन पहले 35-37 में मिल जाता था, फ्रेश मटन जो हम शॉप से लेते हैं, तो वो अभी हमें 50 दरहम का मिल रहा है। तो इसी तरीके से दूसरी चीज़ों में भी काफ़ी पैसे बढ़ गए। तो मतलब इतना इजी नहीं है अभी यहाँ पे रहने के लिए, आपको एक अच्छा खासा जो है बजट रखना पड़ता है। तो ये है। तो अभी मैं भी देख रही हूँ 2 मंथ हम देखते हैं कि अगर चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर मेरा भी ये है कि मैं यहाँ से मूव ऑन कर लूँ। तो अब मैं यहाँ से मूव करके कहाँ जाऊँगी तो सरप्राइज़ होगा सबके लिए। तो अच्छी जगह जाऊँगी, अच्छी चीज़ों पे जाऊँगी, और सब लोग मुझे बोलेंगे अपने हस्बैंड के पास क्यों नहीं जा रही हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा सकती, रिताज के वीज़े का इशू है। और जब आप इमिग्रेशन अप्लाई, और यूएस की जो है इमिग्रेशन टोटल क्लोज हो चुकी है, अभी हस्बैंड जो है वो वाइफ को भी बुला नहीं सकता है, अभी सारी इमिग्रेशन क्लोज है। तो मैंने किसी यूरोपियन कंट्री में ही निकलना है इंशाल्लाह। और अगर यूरोपियन कंट्री का मेरा अभी हम लोग सारी चीज़ें पाइपलाइन में इंशाल्लाह
हो जाएंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह कैसे क्या क्या मैंने लिया। और अगर नहीं होता तो मैंने तुर्की शिफ्ट हो जाना है, तो इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो 80% ऑनलाइन है। तो मैं तुर्की में बैठूँ या मैं यूरोप में बैठूँ या मैं यहाँ बैठूँ तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग है या आपका बाइनेंस है या पेपॉल है या जितना भी क्रिप्टो है, जो कुछ भी है वो लीगलाइज नहीं है। और जब दिल चाहे FIA आपके अकाउंट्स पे छापे मार के सब कुछ ले सकती है, तो वो लीगलाइज नहीं है। तो वहाँ पे ये काम करने का मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो इस वजह से जो है मुझे लाजमी जो है वो यहीं पे स्टे करना है, और या किसी यूरोपियन कंट्री में करना है, या फिर मैंने तुर्की वगैरह निकल जाना। तो ये अभी हमारे 2 महीने हैं, हम इसमें देखते हैं कि हमारी चीज़ें किस जगह करती हैं। रिताज का मैंने नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करवा लिया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने ही स्कूल में, जिस स्कूल में कंटिन्यू पढ़ रही है, वहाँ भी अगर आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं दोबारा तो वो सीट चली जाती। तो इसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अभी मैं एक और है एम्बेसडर स्कूल, वहाँ पे मैं इसकी रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ कि मैं इसको वहाँ पे कंटिन्यू करवाऊँ या पुराने स्कूल में कंटिन्यू करवाऊँ। तो ये चीज़ें बाकी देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह 2-4 महीने में सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, क्योंकि ये घर भी मेरे पास फरवरी तक है। फरवरी में रेंटल एग्रीमेंट जो होता है वो हमारा रिन्यू होता है, तो हमें कहीं भी शिफ्ट होना है या कोई भी स्टेप लेना है वो फरवरी तक ही लेना है। तो इंशाल्लाह होपफुली कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही अल्लाह पाक ने लिखा होगा नसीब में। तो जिसका जहाँ पे जितना दाना पानी लिखा होता है उतना ही होता है। मैं बहरीन के अंदर में 2010 से लेके 2011 से लेके 2018 तक 19 तक थी मैं बहरीन में। कोविड से पहले मैं पाकिस्तान आ गई थी। तो मेरा दाना पानी जब तक ही था वहीं पे मैंने उतना ही टाइम वहाँ पे काम किया और स्टे किया। उसके बाद 2021 से कोविड टाइम से मैं यहाँ पर हूँ, और 21 से लेके अभी 26 हो गया है। तो यहाँ से अगर मैं मूव भी कर जाती हूँ तो यहाँ की चीज़ें मैंने ख़राब नहीं करनी। मैंने अपना रेजिडेंस यहाँ का वैलिड रखना है, क्योंकि मैं कंपनी ऑनर हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैं कंपनी वीज़े पे चली जाऊँगी। अभी तक तो मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर हूँ, तो मैं कंपनी वीज़े पे चली जाऊँगी। तो मैंने उसको एक्टिव रखना है, अपने अकाउंट्स एक्टिव रखने हैं, अपना यहाँ का स्टेटस एक्टिव रखना है। हर 6 महीने मैंने यहाँ पे 15-20 दिन के लिए आते जाते रहना है, अगर मैं यहाँ से मूव हुई तो। वरना मुझे दुबई से बहुत मोहब्बत है क्योंकि यहाँ का लाइफ स्टाइल किसी यूरोपियन कंट्री के लाइफ स्टाइल से कम नहीं है। और एज मतलब मदर फॉर, मतलब बेटी की माँ होने के नाते जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बच्ची के लिए वो बहुत अच्छा है। एजुकेशन का हो या आसपास का हो, जो भी हो, इस्लामिक लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से वो बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही चाहूँगी, मैं तो यही दुआ करूँगी मैं यहीं पर रहूँ। कहीं और के रेजिडेंस लेके रखूँगी मैं, लेकिन मैं स्टे यहीं करूँ, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ द डे हमें निकलना पड़ता है तो चले जी, ये वाला व्लॉग मैं यहीं से ख़त्म करती हूँ। और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई कि भाई परमानेंट यूएई क्यों छोड़ना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे यूएई की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो है सारी प्रॉब्लम जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, और चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, और सैलरीज टाइम पे नहीं आ रही है। और आपको बताऊँ यूएई में अभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, 3 महीने के 4 महीने जब से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हुए थे, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही थी। तो यहाँ की गवर्नमेंट इतना कोई सपोर्ट करती है ना हर एम्प्लॉइज़ को, चाहे वो 1 रुपया कमा रहा हो, चाहे वो 1 लाख रुपया कमा रहा हो। तो उन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे आपको पहली तारीख आपकी फिक्स कर दी कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जानी चाहिए। अगर किसी भी लेबर की, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी पहली तारीख को अकाउंट में नहीं जाती है तो उनकी कंपनी ब्लॉक हो जाती है, और इवन के जो ऑनर है उसका ट्रैवल बैंड हो रहा है, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अभी यहाँ पे लोग किसी की सैलरीज रोक नहीं सकते। इवन के रोकना क्या, उनको पहली मतलब 5 से पहले लाजमी सैलरी होनी ही होनी है। उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो उनके ऊपर, उनकी कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमें बैक सपोर्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमें अल्लाह वास्ते कहीं छोड़ दिया है कुछ। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, यहाँ पे बाहर 40 टेम्परेचर हुआ हुआ, बहुत गर्मी है। लेकिन देखिए मैं जॉर्जेट के कपड़े पहनी हुई हूँ, मैं जीन्स पहनी हुई हूँ, मैं भी बाहर जा रही हूँ। तो मुझे फ़िक्र नहीं है लाइट जाने की, मुझे फ़िक्र नहीं है गर्मी की। एसी से निकलूँगी, एसी में बैठूँगी, एसी में उतरूँगी। तो मतलब एक लाइफ, देखिए लाइफ स्टैंडर्ड मेंटेन हुआ हुआ होता है ना, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। उधर ना आप ज़्यादा कॉस्ट भी पे कर रहे होते हैं ना, तो आपको ना बुरा नहीं लग रहा होता है। इतनी ज़्यादा परेशानियों में आप रहते हो, और उसके बाद भी आप बिलीव करें कि मेरे घर का जो बिल आता है ना, आप लोग की सोच होगी, आप लोग क्या सोचे, मेरे घर में सेंट्रल एसी 24/7 चलता है।
हर वक्त मेरे घर का सेंट्रल एसी चल रहा होता है। अगर अंदर के एसी चल रहे होते हैं, जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो रूम के एसी चलाती, जो मेरे किचन को चिल रखता है। जब मैं लॉन्च में होती हूँ तो यहाँ के ना एसी चलता है, इवन कि मेरा बाथरूम को भी चिल करता है, यानी कि पूरा एरिया वो कवर करता है। तो मेरे घर में ना सेंट्रल एसी है, तो उसके 2 वो लगे हुए हैं यहाँ पे कंट्रोल, तो एक यहाँ पर है और एक कमरे में है। तो आप बिलीव करें कि पानी, सेंट्रल एसी, उसके बाद गैस हमारी लाइन की आती है, इन सब चीज़ों की जो टोटल कॉस्ट जो मेरा मंथली बिल आता है ना, वो मेरा बिल आता है अभी जो फुल गर्मियाँ हैं, सेंट्रल एसी बिल्कुल बंद नहीं होता है, तो अभी मेरा आ रहा है 500, 550, मैक्सिमम 600, इससे ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वो भी मेरा नॉन स्टॉप ऐसी चलता रहता है। नॉर्मली जो है, जो ऐसी कम चलाते हैं, और हाँ वो भी इसलिए आता है कि इसके अंदर हमारा बल्दिया भी लगा हुआ होता है, और इसके अंदर जो हमारा 2 बेडरूम है, मेरा बड़ा घर है, उसके हिसाब से चार्जेस लगे हुए होते हैं। अगर आपका छोटा घर है, 1 बेडरूम है, तो उसमें जो आपका रेंट होता है उसके हिसाब से जो आपका टैक्स होता है वो लगा हुआ होता है। ये ओवरऑल सब कुछ मिला के ना ये हमारा बिल आता है। तो अगर आप एवरेज रख लें, कभी मेरा 300 भी आता है सर्दी में, कभी सर्दी में 200 भी आता है, तो अगर आप मेरा एवरेज कर लेना तो मेरा 400 to 500 दरहम बिल आता है। तो 400 to 500 दरहम जो बिल है ना, वो पाकिस्तानी 35,000 से 38,000, यानी अंडर 40,000 पाकिस्तान के 40,000 के अंदर जो है मेरा बिल आता है। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लें, मेरे घर में जो मेरी फ्रेंड रह रही है, वो जब मेरे घर के बिल पे कर रही है ना, तो उससे पूछें, वो 1 रूम यूज़ कर रही है और लॉन्च यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर भी जो है ना, उसका बिल जो है वो आ रहा है 25 प्लस। और जब मैं रहती थी तो 50-60 आता था, क्योंकि 2-2 कमरे में, 3-3 कमरे में ऐसी है। तो अभी 30,000 35,000 ये नॉर्मल है एसी के साथ ना, एक एसी के साथ ये नॉर्मल बिल आ रहा है पाकिस्तान में, सिर्फ इलेक्ट्रिक का। बाकी चीज़ें तो अलग अलग हैं। तो फिर अंदाज़ा लगा लें, तो जहाँ हम ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी जगह फैसिलिटेड भी हुए होते हैं। और बस चलेंगे, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और कल मेरी बेटी का बर्थडे है, और अभी बर्थडे गर्ल को मैं हैप्पी बनाने जा रही हूँ। आज इसकी फेवरेट जगहों पे जाऊँगी, तो आप लोग दूसरा ब्लॉग लाजमी देखिएगा। चलेंगे ब्लॉग तो मैं अभी पोस्ट करके निकलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।